हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 2। अभी तक आपने देखा, चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसीलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफरत पैदा हो गई और वो वहां से उठकर चला गया। और अब आगे खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रजत ने उसे वहां से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके। इसीलिए वो वैसे ही पड़ी रही। इधर रजत खुशी को छोड़कर ऑफिस आ तो गया था, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश ही कर पा रहा था उसे समझने की। रजत ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक रहा था। लेकिन उसने खींचकर लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए शादी की है, तो फिर जो पैसे मैंने दिए हैं वो उसी के नाम पर ट्रांसफर किए होंगे। मुझे चेक करना होगा। रजत ने किसी को फोन करने के लिए अपने फोन को हाथ में लिया कि उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया कि खुशी को होश आ गया है और जॉली फोन कर रहा है। रजत ने फोन पिक किया तो सामने से जॉली ने घबराते हुए कहा, सर, वो खुशी मैडम। रजत ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा, क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना? मैं अभी आता हूँ। जॉली, जी सर, आप जल्दी से आ जाइए। रजत ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा और खुद घर की ओर निकल गया। खुशी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जॉली उसे यूं देखकर घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो, या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। जॉली इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसे बिना रजत की इजाजत के डॉक्टर को कॉल किया और जितना जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत में भी रूबरू करवाया तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पर गीली पट्टी रखने के लिए कहा। जॉली ने वैसा ही किया, लेकिन खुशी अब भी वैसे ही सांस ले रही थी। उसकी आंखों के किनारों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो किस दर्द में थी ये वो ही जानती थी, इसीलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ गया तो उसने जल्दी से खुशी को यह इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ मिनट बाद खुशी शांत हो गई और नॉर्मल इंसान की तरह लेटी रह गई। रजत अभी तक नहीं आया था। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है, इसीलिए वो धीरे ड्राइव करके आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि खुशी को होश आया होगा और वो कमजोर होगी, इसीलिए जॉली उसे फोन कर रहा था। लेकिन असलियत क्या थी ये सिर्फ जॉली जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़े थे, जैसे कोई मर गया हो। जब रजत ने घर में कदम रखा तो घर के एक ओर सबको खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। वो लंबे कदमों से उस ओर आ गया। सबने जब रजत को देखा तो उनकी नजरों में बस एक सवाल दिखाई दिया, लेकिन रजत के सामने किसी की बोलने की ना तो हिम्मत थी और ना ही हैसियत। इसीलिए सब लोग एक नज़र देखकर वहां से अपने अपने कामों में लग गए। रजत जब खुशी के कमरे में आया तो वो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, ये अब भी सो रही है? रजत के डॉक्टर दोस्त राघव ने रजत को घूर कर देखते हुए कहा,
मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शादी करके लाया है तू इन्हें। तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इनके प्रति। तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता रजत। आज अगर जॉली ने सही वक्त पर फोन नहीं किया होता तो शायद भाभी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती। रजत ने एक नज़र खुशी को देखकर राघव और जॉली पर नज़र गड़ा दी तो जॉली ने रजत को सब बता दिया। रजत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अब भी कुछ हो सकता है इसे? राघव ने फिर से रजत की ओर घूर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है ये। शी इज इन डिप्रेशन और वजह तुझे जाननी है। और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकता है क्योंकि ये तेरी पत्नी है। रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती राघव। ऐसी लड़की का मतलब? कैसी लड़की है ये? तूने ऐसे ही शादी कर ली क्या इनसे? रजत ने अपने हाथों को पॉकेट में रखा, फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने इससे, और इसने भी मुंह मांगी रकम पाई है। तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ देर तक चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरा सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उसे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन एक या दो दिन में नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, ये खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। जीना ही नहीं चाहती है ये। इसीलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ है इसके साथ, और सोच क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई है। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वो बैठा खुशी के बारे में सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी करके एक वारिस चाहिए था, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच ये बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ थे, इसीलिए उसने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत को भी अपना फायदा दिखा और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है ये लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग को किसी के सामने क्यों रखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कब हुआ, कैसे हुआ? रजत काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमजोर था वो। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी आज सोच रहा था। लेकिन वो अपने आप में ही उलझ रहा था। उसके लिए पैसा ही पावर था। पैसों के दम पर ही आज तक उसने सब काम किया था। इसीलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर तो ली, लेकिन अब वो क्या करे? उसे ये बताने वाला कोई भी नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वो खुशी होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी थी और अब जो रजत को चाहिए वो उसे दे देगी। लेकिन सब अब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी। रजत अब घर पर ही था। अक्सर वो ऑफिस से रात में ही लेट आया करता था, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों के मजे थे। लेकिन आज जब वो घर था तो सब चिढ़े चिढ़े घूम रहे थे। वही जॉली आज खुश था। रजत ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था
और उस पर नजर रखने के लिए कहा ताकि जब वो उठे तो वो उससे बात कर सके। रात के 8 बजे जॉली रजत के पास आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं, लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या जॉली? लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही है। वो ना तो उठ रही है ना कोई हरकत कर रही है। रजत से अब रहा नहीं गया। वो खुशी के कमरे में आ गया तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही स्थिति थी जैसा जॉली ने बता रखा था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास ही बेड पर बैठ गया, जिससे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश करी तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वो बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वो उठना चाहती है। इसीलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल करूंगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर मन ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है ये जंगली इंसान, मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहता ये। रजत ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बिठा दिया, फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है? खुशी ये सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, बोले या नहीं बोले। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने हौले से कहा, देखो, अगर तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे। मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे जबरदस्ती नहीं करनी आती। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वो सब पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने जबरदस्ती कभी नहीं की। इसीलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक बार फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी, बल्कि उसे बेचा गया था और जो इंसान उसके सामने बैठा है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या हो सकता था। उसकी जिंदगी पहले से ही बदतर थी, वो अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगे हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सूनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिससे रजत की आंखें उसकी आंखों से मिल गई। वो खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रजत से सवाल करने लगी थी, जिनके जवाब रजत के पास नहीं थे। खुशी ने अपने पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, जबरदस्ती हो या मर्जी से अब हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई हूँ। रजत अपने कमरे में आंखों को बंद किए बैठा था। उसने अपने सिर को सोफे पर पीछे टिकाया हुआ था। वो काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में खुशी के वो कुछ शब्द गूंज रहे थे जो उसे अंदर तक जला रहे थे। खुशी की आवाज में उसे वही अकेलापन और दर्द दिखाई दिया जो उसने भी कभी झेला था। खुशी के ये शब्द की जबरदस्ती हुई हो या मर्जी से अब तो हो गई है। रजत को ये एहसास करा चुके थे कि वो अब थक चुकी है सभी से, और अब उसके साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसे परवाह नहीं होगी। रजत उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिला तो वो खुशी के कमरे की ओर बढ़ गया।
खुशी का कमरा नीचे था जबकि उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था। जब रजत अपने कमरे से बाहर आया तो जॉली उसे खुशी के कमरे में जाता दिखाई दिया। जॉली के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिससे एक बार फिर रजत को खुशी की तबीयत का ख्याल आया। तो वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने वाला ही था कि उसे खुशी और जॉली की बातें सुनाई दी। जॉली खुशी से खाना खाने की जिद करते हुए बोला, प्लीज दी, थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खुशी ने जॉली की ओर नहीं देखा। वो अब भी टकटकी लगाकर छत को देख रही थी। फिर छत को देखती हुई बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसने मुझे दादाजी के कमरे से बाहर निकाल दिया। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक उसी पर अटकी हुई है। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचो। तुम मरती मरती बची हो। अब उठो और खाना खाओ। खुशी ने खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने जॉली की बात का जवाब देते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें उनसे मिलाती है जिनसे मिलने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तुमने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति को तुम एक बार देखो और फिर पता चले कि वो अब नहीं रहा, और फिर तुम अपनी जिंदगी में वो सब झेलो जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता, और फिर एक बार फिर उसी इंसान को देखो तो कैसा लगेगा तुम्हें? जॉली प्रश्न सूचक नजरों से खुशी को देखने लगा, लेकिन खुशी को छत में न जाने क्या दिखाई दे रहा था जो वो वहां से नजरें हटा ही नहीं रही थी। जॉली ने खाना रखा और वहां से चला गया। बाहर उसे रजत खड़ा दिखाई दिया, जिससे जॉली घबरा गया और डरते हुए बोला, सॉरी सर। वो मैं रजत ने जॉली के कंधे पर हाथ रखा और पलक झपकाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। अब रजत खुशी के कमरे में आ गया। तब तक खुशी ने आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत लगभग 1 मिनट तक उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर वहां से चला आया और गाड़ी लेकर निकल गया। इधर खुशी को पता भी नहीं चला कि रजत उसे देखकर चला गया। खुशी ने खुद को उठाया और वॉशरूम में आ गई। उसने हल्का गर्म पानी का शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ी रह गई। ये गर्म पानी उसे सुकून दे रहा था, मानो उसका सारा दर्द थकान उस पानी के साथ साथ उतरकर बह गया हो। उसने कपड़े चेंज किए और थोड़ा सा खाना खाया। साथ में जॉली जो दवाई उसके लिए लेकर आया था वो भी उसने पानी के एक घूंट के साथ निगल ली। अब खुशी ने अपनी हाथ लाई एक किताब को उठाया और पढ़ने बैठ गई। खुशी ने एक निर्णय ले लिया था जिसके लिए उसे अपने आप को बहुत हिम्मत दी, और अब वो उस निर्णय पर अडिग रहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसीलिए सबसे पहले उसे अपने आप को ठीक करना था। तो उसने खाना खाया और बिना कड़वी दवा की परवाह किए बिना उसे निगल लिया। अब वो किताब लेकर उसे पढ़ने लगी। गोली खाने की वजह से उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। रात के लगभग 9 बजे थे। रजत अभी भी कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में खुशी घर कर रही थी। आज से पहले उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन रजत कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जितना आज वो बेचैन हो रहा था। उसने खुशी से सिर्फ एक बच्चे के लिए शादी की थी और बदले में उसने पैसे भी खूब दिए थे जो उसे बाद में वसूल हो जाते। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके साथ रहने के बाद भी इतनी परेशान रह सकती है। उसकी जिंदगी में आई हर एक लड़की उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन सब में उसे सिर्फ पैसे और रुतबे की भूख नजर आती थी। इसीलिए रजत ने एक ऐसी लड़की को चुना था जो पैसे लेकर उसका बच्चा पैदा करे और फिर उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। दूसरी ओर उसे लगता था कि वो एक लड़की के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता है। आज तक तो हर महीने उसकी जिंदगी में एक नई लड़की होती थी।
वो बात अलग है कि वो हर बाहर की दुनिया में सिंगल ही कहता था खुद को, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हर महीने या हर साल एक नई लड़की होती थी। लड़कियां अपनी मर्जी से उसकी ज़िंदगी में शामिल होती और अपनी मर्जी से चली जाती थी, क्योंकि ना तो वो उन्हें टाइम दे पाता था और ना ही लड़कियां उसके गुस्से और आवारापन को झेल सकती थी। रजत ने भी एक वक्त पर चाहा था कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, ना पैसा, ना ओहदे की भूख हो। वो उसके गुस्से, उसके आवारापन को अपनाए और उसके साथ रहे। लेकिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रोज हमें नए अनुभव मिलते हैं। हजारों लाखों लोगों से हम मिलते हैं, पर उनमें से कोई ही होता है जो हमारी इच्छा के जैसा होता है, और वो एक इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो मिल जाता है तो हम या तो उसकी कद्र नहीं करते हैं या फिर हम हालातों से समझौता करके जीना सीख जाते हैं। रजत ने भी हालातों से समझौता करके जीना सीख लिया था, इसीलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं है। लेकिन आज आज उसे खुशी में वो मासूमियत दिखाई दे रही थी जो वो चाहता था। इसीलिए अब वो खुशी का वो सच पता करने जा रहा था जो उसे छुपाया गया है। उसने खुशी की आंखों में सच्चाई तो देखी है, लेकिन इस फरेबी से भरी दुनिया भी उसने देखी है। चेहरे पर चेहरा लगाए लोग भी उसने देखे हैं। इसीलिए वो खुशी के घर जाकर सब सच जानने के लिए जा रहा था। वो घर जहाँ से खुशी विदा होकर आई थी, रजत को उसका यही घर पता था, इसीलिए वो वहीं जा रहा था। रजत को वहां पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशी की उम्र की लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की ने जैसे ही रजत को देखा वो चिल्लाती हुई बोली, ओह माय गॉड, रजत सिंघानिया, आप यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? रजत ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने शॉर्ट्स पहने थे तो रजत ने घूरते हुए कहा, विश्वास शर्मा घर पर है या नहीं? लड़की जिसका नाम रीमा था उसने मुंह बनाया और बोली, ओहो, मुझसे तो मिल लो पहले। वैसे तो तुम्हारी नाम मात्र की वाइफ नहीं आई, मुझे लगा वो भी आई होगी। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रीमा की बातों से वो समझ गया था कि रीमा से कुछ छिपा नहीं है। वो खुशी और उसकी शादी का राज जानती है। रीमा कुछ कहती उससे पहले ही उसके पापा विश्वास अंदर से बोले, कौन है बेटा? रजत ने रीमा को एक और धकेला और अंदर आ गया। विश्वास ने रजत को देखकर मुस्कान दी और रजत की ओर बढ़ गया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था। विश्वास को ये वहम था कि रजत उसके पैर छुएगा, लेकिन रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो विश्वास के ठीक सामने जाकर बोला, कैसे हो मिस्टर विश्वास शर्मा? विश्वास ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? रजत ने हाँ कहा और घूम घूम कर घर को देखने लगा। घर बिल्कुल नया लग रहा था। सभी चीजें एक से बढ़कर एक थीं। रजत ने सब कुछ देखकर कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? विश्वास अटकते हुए बोला, सर वो 1 लाख। रजत, हाँ, तुम्हें नहीं लगता सैलरी के हिसाब से ज़्यादा ही सुविधाएं हैं तुम्हारे घर में? सारे ऐशो आराम। विश्वास ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, सब आपकी मेहरबानी है सर, आपने ही तो। रजत ने विश्वास के गले को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, मैंने उस लड़की को दिया था जो मेरे साथ शादी करने वाली थी। मैंने जबरदस्ती नहीं की थी, तुमने उसे जबरदस्ती मेरे गले में डाल दिया है। रीमा ने जब ये देखा तो उसने रजत से अपने पापा को छुड़ाकर कहा, यू, तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी कैसे की? तुम बड़े आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। और वैसे भी जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो
वो अपनी मर्जी से शादी करके गई है तुम्हारे पास। और पैसे की बात करें तो इतने सालों से हमारे घर में रह रही है, हमारे इतने पैसे उड़ाए हैं उसने, तो हमें तो देकर जाएगी ही ना। ज़्यादा नहीं देकर गई है, 10% देकर गई है, बाकी मेरे पापा ने खुद कमाए हैं। और यकीन नहीं होता तो मेरे पापा के पास सबूत भी है। रीमा एक फाइल लेकर आई जिसमें लिखा था कि खुशी को जो भी पैसे मिलेंगे उसका 10% वो अपने चाचा को देकर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से ऐशो आराम से जिएगी। वह जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ वहाँ जाएगी। वो सब करेगी जो वो करना चाहती है। बस एक ही बच्चा तो पैदा करना है, तो वो कर देगी और फिर अपनी आज़ाद जिंदगी जिएगी। उसके साथ ही खुशी के सिग्नेचर भी थे और साथ ही डेट भी लिखी थी जो उसी दिन की थी जिस दिन विश्वास से रजत की बात हुई थी। रजत ने जब ये सब पढ़ा तो उसने फाइल को कस कर पकड़ लिया। तभी रीमा फिर से बोली, यकीन नहीं हो रहा था, वीडियो प्रूफ दिखाऊं? रजत ने रीमा को घूर कर देखा तो रीमा ने भी उसे घूरा, जो रजत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फाइल लेकर वहां से बाहर आ गया। उसने फाइल को पीछे की सीट पर फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा। अगले दिन खुशी उठी और फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक जॉली उसके लिए नाश्ता रखकर चला गया था। खुशी ने नाश्ता किया और अपनी दवा ली। उसे पता था कि जॉली उससे नाराज है, इसीलिए उसे मनाने के लिए किचन में आ गई। जॉली वहां दादाजी के लिए नाश्ता बना रहा था और एक और लड़का उसकी हेल्प कर रहा था। खुशी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने नाश्ते की प्लेट को सिंक में रखकर दोनों की ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को नहीं देखा और ना ही विश किया, जबकि दूसरे लड़के ने मुस्कुराते हुए विश किया। तो खुशी ने मजाक में कहा, हमारे छोटे भाई हमसे नाराज हैं, तो आज हम उसके लिए नाश्ता बनाएंगे। तभी जॉली तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं, तुम बीमार हो, आराम करो। लेकिन खुशी नहीं मानी। उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। जॉली ने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। तो जॉली दादाजी को नाश्ता खिलाकर वापस आया और खुशी के हाथ का नाश्ता करके बोला, दी, आपको तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाना आता है। दूसरे लड़के ने भी खुशी के हाथ का नाश्ता किया तो उसने भी खुशी की तारीफ की। अब जॉली खुशी से नाराज नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे में आ गई और अपनी बुक लेकर पढ़ने लगी। रजत अभी तक घर नहीं आया था। अब जो वो आएगा तो साथ में खुशी के लिए तूफान लाएगा। आज सुबह से खुशी ने ये ठान लिया था कि अब वो घर के सब कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए रजत चाहे उसके साथ कुछ भी करे, वो पीछे नहीं हटेगी और दादाजी की भी देखभाल करेगी। चाहे रजत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दे, वो फिर भी एक ढीठ की तरह वहां जाएगी। खुशी नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर आई और किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जॉली ही काम कर रहा था, बाकी सब नौकर और कामों में लगे थे। तो खुशी भी उसके पास आकर बोली, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। जॉली ने उसे गर्दन हिलाकर मना कर दिया और बोला, आप बीमार हैं, आराम करना चाहिए आपको दी। खुशी ने जबरदस्ती उसके हाथ से सामान लेकर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है, इसीलिए जो कह रही हूँ वो करो। खुशी ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो जॉली ने सिर झुकाकर उसे सामान दे दिया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। खुशी ने नाश्ता बनाते हुए कहा, तुम जाकर दादाजी को देखो, उठ गए क्या वो? तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखकर कहा, लेकिन रजत सर ने तो मना किया है आपको। खुशी ने फिर से सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, जाकर देखो, मैं आती हूँ अभी। जॉली चुपचाप वहां से निकलकर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे रजत का कमरा दिखा, जो अभी तक खाली ही था। रजत रात से ही घर नहीं आया था। जॉली जानता था ऐसा तभी होता था
जब रजत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था तो वो घर के बजाय बाहर ही सड़कों पर गाड़ी को घुमाया करता है, और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा था। रजत का गुस्सा कितना खतरनाक है ये अभी तक सिर्फ जॉली ने देखा था, इसीलिए वो सब समझता था। लेकिन जॉली ये नहीं जानता था कि रजत गुस्सा किसी वजह से है। अगर उसे गुस्से की वजह खुशी है तो ये खुशी के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला था। जॉली सोचते सोचते दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी आंखों को खोले उसे ही देख रहे थे। खुशी ने नाश्ता तैयार किया और प्लेट में लगाकर ले जाने लगी। तभी एक लड़का आया और बोला, मैम, आप बीमार हैं, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। अगर रजत सर को पता चला तो वो हमारी सैलरी काट लेंगे। आपकी वजह से दादाजी को कुछ भी हो सकता है। खुशी ने एक भुई उचकाकर कहा, अच्छा, और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा काम है घर की साफ सफाई करना, और तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। दादाजी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और आगे से ध्यान रखना कि मुझे किसी भी काम के लिए टोकना मत। नौकर खुशी को बेबाकी से बोलता देख चुप हो गया और सिर झुकाकर चला गया। खुशी ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर आगे जाते हुए बोली, सबको सिर पर चढ़कर नाचने का शौक है यहाँ। मालिक तो मालिक, नौकर भी। खुशी दादाजी के कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रखकर बोली, जॉली, तुम जाओ सर के नाश्ते का इंतजाम करो। दादाजी को नाश्ता मैं करवा दूंगी। जॉली ने धीरे से कहा, लेकिन सर तो रात से घर नहीं आए हैं। लगता है वो किसी वजह से गुस्से में है, इसीलिए घर से बाहर हैं। खुशी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और दादाजी को नाश्ता कराने के लिए उसे तैयार करने लगी। जॉली जा चुका था और खुशी ने दादाजी को नाश्ता करवा दिया। फिर वो उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आपको पता है, मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन आपको देखकर मेरी जो जीने की इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो गई है। एक वक्त था जब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तब भी मैंने मरने का रास्ता नहीं चुना। पर अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है दादाजी। मुझे आपको ठीक करना है, उसके लिए चाहे मुझे उस जंगली मानुष से लड़ना या उसकी मार ही क्यों ना सहन करना पड़े, मैं करूंगी। लेकिन आपको ठीक करके ही रहूंगी। आपको मैं याद नहीं होंगी, लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो। पहली बार में ही पहचान लिया था मैंने आपको, लेकिन उस जंगली मानुस ने मुझे बाहर निकाल दिया, पर अब नहीं। खुशी दादाजी से बिना किसी जवाब की उम्मीद किए बात कर रही थी। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनी, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। ये रजत की आवाज़ थी। इतना तो खुशी समझ गई थी, लेकिन अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। इसीलिए वो वहाँ शांति से बैठी रही। जब खुशी ने कुछ नहीं कहा तो रजत उसकी ओर बढ़ गया। खुशी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रजत को और गुस्सा आया। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है। इस दहलीज को पार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसीलिए अपनी औकात के हिसाब से रहो, समझी? खुशी ने खुद को काफी मजबूत किया था, लेकिन वो मजबूती रजत के चंद शब्दों में बह गई और खुशी फिर से पहले की तरह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रजत आगे बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस पर फोकस करो। मेरे दादाजी की देखभाल करने का तुम्हारा काम नहीं है। खुशी ने मन ही मन कहा, ये तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी दादाजी हैं, जंगली मानुस। लेकिन खुशी की आवाज़ रजत के सामने नहीं निकली। अब भी खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने उसे पकड़कर खुद के करीब करके कहा,
तुम जैसी लड़कियों की कोई औकात ही नहीं होती, जो पैसों के लिए अपना जिस्म, अपनी कोख तक को बेच देती हैं। उनकी क्या औकात लगाई जा सकती है? रजत ने जैसे ही कहा, खुशी की आंखों से भरी नजरें रजत पर जाकर टिक गई। उसे समझ नहीं आया कि रजत किस बारे में बात कर रहा है। जब रजत ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारे ये नकली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूं मैं। तुम्हारी सच्चाई का सबूत अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। इसीलिए अब मेरे सामने ये मासूम और भोली बनने का नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से। खुशी ने रजत की बात पर अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसकी भरी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा। उसे लगा कि खुशी कुछ बोलकर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप वहां से चली आई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। एक बार फिर वो खुशी के लिए सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन तभी उसे फाइल में खुशी के ये सिग्नेचर याद आए तो उसने खुद से कहा, बहुत चालाक लड़की है ये। किसी को भी अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर बर्बाद कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे काम करवाकर घर से बाहर करना होगा। रजत ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी अपने कमरे में आई और बेड के कोने पर बैठ गई। उसके दिमाग में रजत के कहे शब्द घूम रहे थे। वो जानती थी कि वो खुद को चाहे कितना भी मजबूत कर ले, किसी न किसी के शब्द उसको रुला ही देते हैं। हर बार वो अपने आप को स्ट्रांग करती है और फिर किसी के शब्द उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। अपने घर पर भी वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने स्ट्रांग दिखाने के लिए रोज फैसला करती थी, लेकिन वो हर बार कमजोर पड़ जाया करती थी। खुशी अब रो नहीं रही थी, बल्कि वो शांत बैठी सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो रजत के सामने अपनी बात रख सके। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की हलचल महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रजत कुछ नौकरों के साथ वहां खड़ा था। नौकरों के हाथ में कुछ फाइलें और लैपटॉप था। रजत उन्हें वहां ठीक से लगाने के लिए कह रहा था। खुशी रजत को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई थी, लेकिन जब उसे फाइल दिखी तो उसके दिमाग में और ही ख्यालात आने लगे। वो समझ चुकी थी कि रजत अब उसके साथ यही रहने वाला है। रजत खुशी को एक नज़र देखकर चौले से बात करने लगा, जो अभी कुछ फाइल लेकर आया था। खुशी ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। कुछ ही देर में रजत ने अपना सारा सामान खुशी के कमरे में सेट करवा लिया। सब चले गए तो खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहां से बाहर जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो वो बिना बोले ही वहां से निकल गई। रजत को ये उसकी बेइज्जती जैसा लगा तो वो झट से खुशी के पीछे गया, जो अभी दरवाजे के पास ही पहुंच पाई थी। रजत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, जब मैं कुछ पूछूं तो बिना जवाब दिए जाने की गलती मत किया करो, वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा। खुशी ने अपनी नजरों को झुका लिया तो रजत ने फिर से उसकी बाजू पर दबाव देते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजरें मुझ पर ही होनी चाहिए। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। कहाँ जा रही थी वो कैसे बताए कि रजत के आने से वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो बोलेगी तो रजत गलत ही समझेगा। इसीलिए वो अब भी चुप ही रही। रजत ने खुशी को दीवार में लगा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, मैं आज से इसी कमरे में रहूंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों करीब हों, ताकि जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो जल्दी से पूरा हो। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।
खुशी ने अब नजरों को रजत पर टिका लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। रजत आगे बोला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेंगे अब। हम दोनों आज से एक साथ एक कमरे में ही रहेंगे। और तुम समझ रही हो ना, तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मुझसे छुटकारा पाओ। बच्चा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दूंगा, माला माल कर दूंगा तुम्हें। खुशी ने पहली बार रजत को सुनने के लिए अपने आप को परमिशन दी थी, लेकिन अब रजत की बातें सुनकर उसे इस कदर गुस्सा आया कि रजत को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पूरा जोर लगाकर रजत के गाल पर एक तमाचा रख दिया। रजत तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम रिलैक्स खड़ा था। खुशी के धक्का देने से वो पीछे हो गया और थप्पड़ भी खा लिया। रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो खुशी की आंखें आंसुओं से भरी लाल और गुस्से में दिखाई दी। खुशी के चेहरे से लग रहा था कि अब वो रजत को बहुत कुछ बोलेगी और अपना गुस्सा उतारेगी, लेकिन खुशी कुछ बोली ही नहीं, बल्कि उसने गुस्से से रजत को उंगली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने लंबी सांस लेकर उंगली को वापस करते हुए वहां से निकल गई। रजत एक बार फिर अचंभित था खुशी के इस व्यवहार से। उसने तो वही दोहराया था जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तो फिर खुशी ऐसे क्यों करके गई है? रजत ने अपना सिर हिलाया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के थप्पड़ मारने पर गुस्सा नहीं आया, वरना वो किसी लड़की की तेज आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसे गुस्सा आने के बजाय खुद के शब्दों को सोचना पड़ रहा था कि वो क्या बोलकर आया है। खुशी छत पर आ गई और वहां जोर जोर से रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं रो सकती, तो वो दीवार के सहारे लगकर बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। आज खुशी के साथ बादल भी थे जो बरसने को आतुर थे। फर्क इतना था कि खुशी के आंसू बरस चुके थे और बादलों के बरसने वाले थे। खुशी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते ना। इस मतलब से भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं है। खुशी तेज आवाज में चिल्लाई और बोली, अब नहीं जिया जाता मुझे, तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। इसीलिए मैं आज आज मैं आपके पास आ रही हूँ। पापा, मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी हार गई है इस दुनिया से, लोगों से, और अब नहीं चल पाऊंगी मैं पापा। खुशी का गला भर्रा आया और वो छत से कूदने के लिए खड़ी हो गई। तेज हवा चलने लगी थी और अचानक से जोरदार बारिश होने लगी। खुशी ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके वो मुस्कुरा दी, मानो आज मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से हाथों को फैलाकर आंखों को बंद करके बोली, अलविदा डियर जिंदगी। और खुशी ने छलांग लगा दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।